सही है। मैं रिज़ल्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू पहले समझा देती हूँ, उसके बाद दूसरी वीडियो में मैं वो समझा दूँगी क्या कहते हैं यूएन और द कोल्ड वॉर। सही, तो हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू कब ख़त्म हुई? सितंबर 1945 पे, जब जापान ने सरेंडर कर दिया। और वर्ल्ड वॉर टू में हमारे पास 30 to 50 मिलियन की ना मौत हो चुकी थी, और जो 30 to 50 मिलियन मरे ना, उसमें से हाफ ऑफ जो आधे ना सिविलियंस मतलब शहरी, और ना बहुत सारे लोग हैं ना उसमें से ज्यूस थे, मिलियंस ऑफ उसमें से ज्यूस थे, क्योंकि ना हिटलर था ना, हिटलर जो जर्मनी का लीडर था हिटलर, वो बहुत रेसिस्ट था। मतलब रेसिस्ट मतलब वो दूसरों की कौमों से बहुत नफ़रत करता था। सही है, तो जो यहूदी होते हैं, जो ज्यूज़ होते हैं, वो उनसे बहुत बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करता था। और वो ऐसा मानता था कि जितने भी प्रॉब्लम्स होती है ना दुनिया में, वो यहूदियों की वजह से होती है, ज्यूज़ की वजह से होती है। सही है, इसलिए ना उसने कंसंट्रेशन कैंप्स वो लगाता था, और उसमें बहुत मतलब ब्रूटली वो उन सब का कत्ल करता था, वो जितने भी हमारे पास ज्यूज़ थे। सही है, हमारे पास जर्मनी और जापान हार गया था, लेकिन वॉर से कोई भी चीज़ सेम नहीं रह सकती थी, क्योंकि अभी न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे हमारे पास, और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिससे एक झटके में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। सही है, अभी हमारे पास जो जितने भी नेशंस हैं, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ली कि हम इस अपॉर्चुनिटी से चेंजेस करेंगे और नई पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो उनकी जो सबसे बड़ी जो उनकी कदम था ना एक पीस लाने में, वो था यूनाइटेड नेशन है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसलिए बनाई थी क्योंकि अभी ऐसी उनको ये नहीं चाहते थे कि वापस से ऐसी वर्ल्ड वॉर 3 या फिर कोई और वॉर हो, इसलिए उन्होंने वो बनाई यूनाइटेड नेशन। और अभी न्यूक्लियर वेपन्स भी थे अवेलेबल पूरे दुनिया में, और वो एक झटके में पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि आगे जाके ऐसी कोई वॉर नहीं हो और न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल नहीं हो। हर कंट्री, जितनी भी कंट्रीज़ है दुनिया में एक्सेप्ट स्विट्ज़रलैंड। सही है, स्विट्ज़रलैंड वॉर में स्विट्ज़रलैंड ने हिस्सा ही नहीं लिया था। स्विट्ज़रलैंड हमेशा अलग था सबसे, और मतलब वो हमेशा न्यूट्रल था, मतलब वो किसी की भी साइड पे नहीं था। सही है, तो स्विट्ज़रलैंड के अलावा जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ थी ना, सब यूएन का पार्ट बने। सही है, और हमारे पास लीग ऑफ नेशन जो हमारे पास पहले पढ़ा था ना, हमने फ़ेल हो गई थी। तो वो क्यों फ़ेल हो गई थी, ऐसे रीज़न्स भी हमने पढ़े थे, तो उस रीज़न्स को है ना उन्होंने अवॉइड किया, और उन्होंने ना उनकी गलतियों से सीखा लीग ऑफ नेशन की, और एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। सही है, और इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था इंटरनेशनल कोर्ट क्या करता है, जितने भी कंट्रीज़ के बीच में जो मसाइल होते हैं ना, उनको हल करता है। सही है, और यूनाइटेड नेशन की वजह से ना 50 साल के ऊपर तक, मतलब जब से बनी है ना तब तक कोई मेजर वॉर हुई नहीं है, तो कामयाब थी ये वाली, ये यूनाइटेड नेशन कामयाब हुई। सही है, और हमारे पास सुपर पावर्स इन द कोल्ड वॉर। सही है, सुपर पावर्स हमारे पास 2 बन गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, है ना हमारे पास 2 सुपर पावर्स बन गई थी। एक था यूएसएसआर और एक था यूएस का मैं तुम्हें दोनों के फुल फॉर्म बता देती हूँ, याद कर लेना। यूएस का है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर का है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सही है, और फिर हमारे पास जो कम्युनिस्ट, अब देखो जो हमारे पास यूएसएसआर था ना, मतलब रशिया, जब हमारे पास यूएसएसआर था, उसमें जो गवर्नमेंट का जो निज़ाम था ना, वो कम्युनिस्ट था। और जो हमारे पास यूएस था या अमेरिका था, वहाँ जो हमारे पास निज़ाम था वो कैपिटलिस्ट था। सही, मैं तुम्हें दोनों का मतलब बताती हूँ। कम्युनिस्ट वो इंतज़ाम होता है जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना, जितने भी पैसे होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट सबको बांटती है उनकी नीड्स के हिसाब से। लेकिन अगर हम अमेरिका वाले सिस्टम की बात करें, जो कैपिटलिस्ट है, तो हम उसमें है ना हमारे पास ऐसा निज़ाम होता है जिसमें अकेले की प्रॉपर्टी होती है। जिसके पाकिस्तान एक कैपिटलिस्ट कंट्री, सारी कंट्रीज अभी कैपिटलिस्ट ही है। जैसे कि मेरे पास जो पैसा है ना, वो मेरा होगा, और तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुम्हारा होगा। कोई गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं होगा। सही, जिसमें गवर्नमेंट का सारा पैसा होता है उसको कम्युनिस्ट कहते हैं, और हमारी जगह का जो निज़ाम होता है वो कैपिटलिस्ट कहते हैं। यूएस कैपिटलिस्ट था, यूएसएसआर कम्युनिस्ट था। सही है, और अब जितनी भी बाकी कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने जो कम्युनिस्ट कंट्री थी उन्होंने यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया, जो कैपिटलिस्ट थी उसने यूएस को ज्वाइन कर लिया। और ना
हमारे पास कोल्ड वॉर शुरू हुई। कोल्ड वॉर देखो कोई फाइटिंग नहीं थी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर टू में हमारे पास और वर्ल्ड वॉर वन में हमारे पास एक्चुअल फाइटिंग हुई थी। मतलब जो हमारे पास जो फौजी है उन्होंने असली में लड़ा था नहीं, लेकिन हमारे पास कोल्ड वॉर में कोई ऐसी फाइटिंग नहीं हुई थी। इसको कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ है ना यूएसएसआर यूएसए एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। अब वो है ना ज़्यादा कम्पीट करते थे एक दूसरे से, वो ज़्यादा वेपन्स बनाते थे, वो ज़्यादा अपने मतलब ज़्यादा कंट्रीज़ अपनी तरफ कर देते थे कि ये मेरी तरफ है कंट्री, तुम्हारी तरफ नहीं। और मतलब अपनी जैसे कि अपने अपोनेंट को जलाने की कोशिश करते थे, ये कोल्ड वॉर की तरह। सही है, ये कभी फुल स्केल फाइटिंग नहीं थी, मतलब उसमें कोई असली लड़ाई नहीं हुई है। हुई मतलब हमारे पास हुई है लेकिन लोकल लड़ाई हुई है हमारे पास कोरिया, वियतनाम और पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में, वो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच में। बहुत कोई मेजर लड़ाई नहीं हुई है, छोटी छोटी सी लड़ाई हुई है इन पार्ट्स में। अभी ना हमारे पास दुनिया को ये डर था कि हॉट वार का डर था। ये हॉट वार क्या है, अभी हमारे पास देखो हॉट वॉर ये डर है कि दोनों देखो यूएस के पास भी हमारे पास एटम बम था, यूएसएसआर के पास भी एटम बम था। तो इनको ये डर था कि अगर ये वॉर कहीं बढ़ गई ना तो दोनों एक दूसरे पे हमला कर देंगे एटम बम से और पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। सही है, तो ये हॉट वॉर का उनको डर था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सही है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूएन ने यूनाइटेड नेशंस ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए और उसको रोका। सही है। अभी नेशनलिज्म एंड डिकोलोनाइजेशन। सही है, तो 1939 तक मतलब वर्ल्ड वॉर टू से पहले पूरी दुनिया क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मतलब आधे से ज़्यादा दुनिया है ना हमारे पास वो यूरोपियन नेशंस की कॉलोनीज थी। जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान को जब जैसे कि कॉलोनीज़ मतलब जैसे कि ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया था ना पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान ब्रिटिश की कॉलोनी है। वैसे और बहुत सारे एशिया में से बहुत सारी कंट्रीज थी जो कॉलोनीज़ थी। सही है, और अभी आज है ना इस वक्त सारे दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो इंडिपेंडेंट है, सिवाय कुछ आइलैंड्स के। आइलैंड्स जो बहुत छोटे आइलैंड्स होते हैं ना जिनके जो बहुत ही छोटे होते हैं और वो अपने गवर्नमेंट रखने के लिए बहुत छोटे होते हैं। सही है, तो वो सिर्फ यूरोपियन नेशन से कंट्रोल होते हैं। सही है, और बस यही था इसमें। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एशिया। फिर हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा था ना कि ज्योग्राफी में कि वो रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ करते कॉलोनियलिज्म, कि वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं और जिसके मलेशिया को भी रॉ मटेरियल्स के लिए भी यूज़ कर रहे थे और अपने पास आकर अपनी इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलाइज कर रहे थे। सही है, तो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना एशिया में जब वर्ल्ड वॉर टू से पहले ना हमारे पास सिर्फ रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ करते थे, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी एशिया में। लेकिन उसके वर्ल्ड वॉर टू के बाद है ना जब सब इंडिपेंडेंट हो गया हमारे पास बहुत बड़ा चेंज है इंडस्ट्रीज़ में, बहुत बड़ा। और हमारे पास है ना पर्टिकुलरली इन द एरिया नोन एज पैसिफिक रिम में एक एरिया है जिसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया। देखो ये नीचे एक टेबल बना हुआ है 1958 1994 में, उसमें देखो जैसे कि साउथ कोरिया का पहले $19 19 था, वो 90 से 96,000 मिलियन हो गया। देखो कितना बड़ा चेंज है। तो ये बहुत सारे चेंजेस है हमारे पास इन सब सारी कंट्रीज़ में, जितनी भी कंट्रीज़ थी उसमें सब चेंज आया। फिर अभी न्यूक्लियर एज समझाती हूँ। न्यूक्लियर एज है ना जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तब हमारे पास वर्ल्ड न्यूक्लियर एज पे पहुंच चुका था। मतलब हमारे पास एटम बम जो बहुत दुनिया की सबसे पावरफुल वेपन है वो इन्वेंट हो चुका था। और आज का जो देखो अभी मॉडर्न बम्स आ चुके हैं ना, मॉडर्न एटम बम, और वो पुराने जो वर्ल्ड वॉर टू में जो एटम बम गिरे थे ना उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अगर अभी कोई लड़ाई हुई ना तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अगर किसी भी एटम बम वाले मुल्क के बीच में लड़ाई हुई तो बहुत स्ट्रॉन्ग अभी बॉम्ब्स आ गए। सही, लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है एटम बम का। अब तुम बोलोगे फ़ायदा क्या है इसमें? तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियर एज है ना, तो एक जो न्यूक्लियर का जो साइंटिफिक मेथड है ना, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। और जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास न्यूक्लियर स्टेशंस जो प्रोड्यूस करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत चीप होती है और बहुत मतलब बहुत हम सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान है ना सिर्फ 1% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर स्टेशन से करता है। बाकी अगर हम एक डेवलप कंट्री की एग्जांपल लें फ्रांस की, तो फ्रांस हमारे पास 3/4 मतलब उसकी आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर उससे आती है।
लेकिन मसला क्या है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है ये प्लांट्स बनाने के, और न्यूक्लियर हमारे पास है तो उसकी सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो ये तो सिक्योरिटी की भी पास पैसे नहीं है उसके पास। और ना इसके साथ साथ हमारे पास ये बहुत न्यूक्लियर जो पावर है ना बहुत हमारे पास ज़रूरी है उन कंट्रीज़ के लिए जिनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, जैसे कि जिनके पास कोल नहीं है, जिनके पास ऑयल नहीं है। सही है, मैं समझा रही न्यू इन्वेंशंस एंड डेवलपमेंट्स। सही है, तो हमारे पास अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ना हमारे पास बहुत सारी इन्वेंशंस हुई। ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास उसके पहले क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान है ना उनको साइंटिस्ट ऐसे मेथड्स इन्वेंट कर रहे थे जिससे वो अपने दुश्मन को हरा सके और दुश्मन को वो ख़त्म कर सके। तो इसके लिए वो नई नई रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे थे। और फिर हमारे पास कौन सी चीज़ें इन्वेंट हुई ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? जेट इंजन इन्वेंट किया, रेडार्स इन्वेंट किए, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेंट किया और न्यूक्लियर पावर इन्वेंट की। सही है, उससे पहले भी इन्वेंशन हो चुके थे और उसको हमारे पास डेवलप किया वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। हेलीकॉप्टर, टेलीविज़न, रॉकेट्स, एंटीबायोटिक्स, प्लास्टिक, नायलॉन, ये सारे हो चुके थे, पहले इसको डेवलप किया। और ये जो हमारे पास इन्वेंशन है ना उन्होंने लीड किया स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट्स को। सही है, बस इतना छोटा सा चैप्टर था। और हमारे पास 46 पे देखो वर्ल्ड वॉर 2 की बिल्कुल समरी लिखी हुई है कि क्या रिजल्ट्स है, उसको याद कर लेना, पिक्चर्स अच्छी तरह पढ़ लेना। सही है, ख़त्म।